हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ वैष्णवी कसौदन एंड हम इस समय ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश लिटरेचर पोएट्री एंड ड्रामा 1 जो कि राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो इसी बुक का हम डिस्कशन कर रहे थे एंड इसमें अभी तक हम लोग चैप्टर 9 तक का डिस्कशन कर चुके हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 10 एंड बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर पे। चैप्टर 10 जो है आपका, ये पोएम्स है हेनरी एल डोरिज़ो की एंड इसमें आपकी दो पोएम्स आ जाएंगी। फर्स्ट आ जाएगी द प्यूपिल ऑफ द हिंदू कॉलेज एंड सेकंड आ जाएगी द हार्प ऑफ इंडियन। सो पहले हम ऑथर को डिस्कस कर लेते हैं, लाइक ऑथर किस तरीके के इंसान थे, किस तरीके के पोएट थे वो, एंड उसके बाद हम हमारी पोएम्स पे चलेंगे। ओके सो हेनरी एल डोरिज़ो का पूरा नाम जो था वो था हेनरी लुइस विवियन डोरिज़ो। ओके एंड ये इंडियन इंग्लिश पोएट्री करते थे या इंडियन इंग्लिश पोएट थे। ओके एंड ही वाज बोर्न ऑन 18 अप्रैल 1809 इन कोलकाता। ठीक है, अब इनका नाम देख के हो रहा होगा कि मैम ये तो क्रिश्चियन लग रहे हैं, इंडियन नहीं हो सकते। ये इंडियन ही थे। इनके फादर फ्रांसिस डोरिज़ो ने एक इंडियन वुमेन से शादी की थी एंड इनके फादर जो थे वो पोर्तुगीज थे। क्रिश्चियन तो थे ही, बट अगर कंट्री की बात करें कि किस कंट्री से वो बिलोंग करते थे, वो पोर्तुगीज थे वो। ठीक है, डोरिज़ो जो है, हेनरी डोरिज़ो जो है वो क्रिश्चियन इंडो पोर्तुगियन बन गए थे। ओके अगर इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने अपनी स्टार्टिंग के 14 इयर्स जो है वो इन्होंने स्पेंड किए डेविड ड्रमोल्ड धर्मताला में। ये एक अकेडमी है, कोलकाता में ही है ये भी। इसके बाद इन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था एंड स्टार्टिंग में ये एट द एज ऑफ 14 ये क्लर्क फर्म में क्लर्क बने थे एंड इवेंचुअली इन्होंने जॉब करना स्टार्ट किया एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। किस कॉलेज में? हिंदू कॉलेज में। इसी पे बेस करके इन्होंने पोएम भी लिखी हुई है, सो वो आपके लिए इजी पड़ेगा। एंड इनको जॉब किसकी वजह से मिली थी? इनको जॉब मिल गई थी डॉक्टर ग्रांट की वजह से। ठीक है, इन्होंने हेल्प किया था उनको जॉब। अगर इनके राइटिंग्स की बात करें तो इन्होंने बहुत सारी सोनेट्स लिखी हैं, लिरिक्स लिखी हैं। इसके अलावा लॉन्ग पोएम भी इन्होंने इनके में जो है ब्रायनिक टच मिल जा रहा है, यानी कि लॉर्ड ब्रायन का जो पोएटिक स्टाइल था ये उसको थोड़ा थोड़ा फॉलो करते थे। किस वर्क में इन्होंने सबसे अच्छे से फॉलो किया है? द फेरिक ऑफ जंगीरा। ठीक है, इसमें आपको ब्रायनिक टच बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट जो इनकी थी, इसमें इन्होंने बहुत अच्छे लिरिक थी इनकी ये माय नेटिव लैंड एंड इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से पास्ट इंडिया और प्रेजेंट इंडिया दोनों का डिस्क्रिप्शन, मतलब इनके पैदा होने से पहले इंडिया कैसा था एंड इनके पैदा होने के बाद इंडिया कैसा हुआ है, दोनों का डिस्क्रिप्शन इन्होंने बहुत अच्छे से दिया था। नेक्स्ट थी इनकी एक सोनेट थी। सोनेट का नाम इन्होंने लिख दिया था पोएट्री, जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक क्रिएशन आप कह सकते हो उसके बारे में उन्होंने पोएम लिखी थी। वो पूरी पोएम में उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि पोएटिक क्रिएशन यानी कि पोएम को बनाया कैसे जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने पोएम लिखी इनकी जो पोएम थी पोएट्री, ये शेक्सपियर की जो पोएम थी द लूनेटिक द लवर एंड द पोएट, इसी पे बेस करके इन्होंने पोएम बनाई थी। ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो आपको दोनों के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को। अगर बात करें कि ये किस किस से इंस्पायर हुए थे, तो देखो सबसे पहले तो ब्रायन से इंस्पायर हुए थे, लॉर्ड ब्रायन से ये इंस्पायर हुए थे। इसके अलावा ये कीट से भी एक्सपायर थे, स्कॉट से भी एक्सपायर थे एंड मोर से भी एक्सपायर थे। हमारे इंग्लिश आप कह सकते हो इंग्लैंड के राइटर्स हैं ये। इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं अपने यूनिट 1 में। पीबी शेली का भी काफी अच्छा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है एंड उन्हीं की पेट्रोनिक एंड रिवोल्यूशनरी स्टाइल उन्होंने फॉलो की थी। नेक्स्ट जो इन्होंने लिखी वो थी इनकी सोनेट टू द मून एंड इसमें इन्होंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया है, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिया है चीजों का अर्थ किस तरीके से है एंड अर्थ को ट्रिब्यूट देते हुए कि अर्थ और मून के बीच में कैसा एक दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन आ रहा है और किस तरीके से दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इस पे इन्होंने ये सोनेट लिखी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी जो पेट्रियोटिक फीलिंग्स रही हैं या आप कह सकते हो कि वैसे ही ये इंग्लिश में लिख रहे हैं, क्रिश्चियन है, तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता था कि ये मतलब इंडियन नहीं होंगे या इनके अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो नहीं होगी। तो अगर इनकी देशभक्ति की भावना देखनी है तो आप इनकी जो कुछ पोएम्स हैं जैसे माय नेटिव लैंड, द हार्प ऑफ इंडिया, टू द प्यूपिल ऑफ हिंदू कॉलेज, इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से
आपको देखने को मिल सकता है इनकी जो देशभक्ति की भावना है वो। एंड इन्हीं 3 पोएम्स की वजह से E.F. ऑटन ने जो है इन्हें द नेशनल बार्ड ऑफ मॉडर्न इंडिया, बार्ड आप कह सकते हो, राइटर या पोएट को कहते हैं। E.F. ऑटन ने तो इन्हें द नेशनल पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा है। ओके, इसके अलावा इनकी कुछ पोएम्स रही हैं जिसमें इन्होंने मिथोलॉजी या क्लासिकल जो मिथ होते हैं इंडिया के, हिंदुज्म के, वो बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाया है। कौन कौन से पोएम हो जाएगी? पोएट्री मैं पहले बता चुकी हूँ, उसमें एक लाइन आई है हाईएस्ट हिमालय, तो इसमें जब आप देखोगे तो आपको जो क्लासिक मिथोलॉजी है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द एक्लिप्स। इसमें भी इन्होंने काफी अच्छे से मेंशन किया है या दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट आ जाता है द सॉन्ग ऑफ द हिंदुस्तानी मिनिस्ट्रल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी डेथ जो है दिसंबर 26, 1831 में हो गई थी एट द एज ऑफ 22। तो इन्होंने ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं है, मतलब ज़्यादा टाइम तक ये रहे नहीं है। 14 की एज पे इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, 22 की एज में इनकी डेथ हो गई। जब इनकी डेथ हुई है तब ये एक असिस्टेंट एडिटर थे, कहाँ पे? इंडियन जेजुइट कंपनी में। ओके, अब हम सीधा चलते हैं इनकी जो पोएम थी, फर्स्ट पोएम थी इनकी, उस पर चलते हैं। द प्यूपिल ऑफ हिंदू कॉलेज। ओके, एक चीज आप इसमें ध्यान रख लीजिए, आपकी जो यूनिट 3 है, यूनिट 1 आपकी पूरी तरीके से हिस्ट्री पे बेस्ड थी, इंग्लिश हिस्ट्री पे बेस्ड थी आपकी यूनिट 1 जो थी। यूनिट 2 जो थी उसमें आपके इंग्लिश ऑथर्स थे एंड वो हिस्ट्री से कनेक्टेड थे। ठीक है, यूनिट 3 में जो है ये सारे आपके इंडियन ऑथर्स हैं, जितने ऑथर्स हैं आपके। तो एक तो हम लोग अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, स्वामी विवेकानंद, वो भी हमारे मॉडर्न इंग्लिश राइटर थे। एंड दूसरे हमारे ये हो जा रहे हैं, एंड इसके आगे के जितने भी राइटर्स को मैं डिस्कस करूंगी वो सब हमारे मॉडर्न इंडियन इंग्लिश राइटर्स रहेंगे। अब हम चलते हैं हमारी पोएम पे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये हिंदू कॉलेज के टीचर थे, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्हीं को रिलेट करके या उन्हीं से कनेक्ट होकर उन्होंने ये पोएम लिखी है। फर्स्ट स्टैंजा पे आता है। द स्पैंडिंग लाइक द petals young flower, I watch the gentle opening of your mind and the sweet loosening of the spell that binds your intellectual energies and powers. पहले तो आप एक लाइन देख लीजिए। The poet mentions his feelings when he notices his pupils who have benefited from what he has taught. ये आपका पूरी पोएम का रेफरेंस आ गया कि पूरी पोएम किस बेस पे करके लिखी गई है। ये पोएम बेस करके लिखी गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो भी इन्होंने पढ़ा है उससे अपनी लाइफ में वो काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं, कुछ अचीव कर चुके हैं। एंड नाउ एज अ टीचर हेनरी इज़ वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ देम। ठीक है, उसी के रेफरेंस में इन्होंने पूरा लिखा है। आते हैं स्टैंजा पे। तो इन्होंने यहाँ पे जो यंग माइंड है या स्टूडेंट्स के जो यंग माइंड है उनको एक बडिंग फ्लावर से कंपेयर कर दिया है कि जैसे एक फूल का बड होता है, ठीक है, कली होती है, जब वो खिलने लगती है तो वो धीरे 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 करके खुलती है एंड फिर हमें फ्लावर मिलता है। वैसे ही जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या इनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग माइंड्स हैं, वो इनकी टीचिंग्स की वजह से धीरे धीरे उनका माइंड जो है वो खुल रहा है। एंड वो बंधा किसकी वजह से था? द स्पेल लूजन। जो जितने भी सुपरस्टिशंस होते हैं, जितने भी अंधविश्वास होते हैं या मिसगाइडेंस होती है, ठीक है, जो ना पढ़ने की वजह से आप लोगों के अंदर आ जाती है, उसको ये हटा दी है। कैसे? अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा के। ठीक है, तो ये जो यंग माइंड्स है, अब इनका माइंड जो है वो एजुकेशन की वजह से, नॉलेज की वजह से धीरे धीरे खुल रहा है एंड इट इज गेटिंग रिड ऑफ द सुपरस्टिशियस ग्रिप। ओके, जो अंधविश्वास की जो आप कह सकते हो, अंधविश्वास से ये लोग जो घिरे हुए थे, मिस नॉलेज से ये लोग जो घिरे हुए थे, ठीक है, मिस गाइडेंस से ये जो लोग घिरे हुए थे, बंधे हुए थे पूरी तरीके से, उनसे ये पूरी तरीके से अब टीचर की वजह से, हेनरी की वजह से वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, अलग हो चुके हैं। ठीक है, एंड अब उनका जो माइंड है वो एक फ्लावर की तरह धीरे धीरे, एक बर्ड की तरह धीरे धीरे करके ओपन हो रहा है एंड वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एंड इनकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है, इनकी जो इंटेलेक्चुअल एनर्जी है वो और बढ़ती जा रही है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट आंसर। दैट स्ट्रेच लाइक यंग बर्ड्स इन सॉफ्ट समर आवर्स, their wings to try their strength, oh how the wind or circumstances and freshening April showers, early knowledge unnumbered
काइंड्स। अगेन एक और इन्होंने, आप कह सकते हो, मेटाफर इन्होंने ले लिया है, जिसमें स्टूडेंट्स अब पूरी तरीके से उनको नॉलेज मिल चुकी है, वो पढ़ाई कर चुके हैं। अब जैसे एक यंग बर्ड होती है, पहले तो वो बेबी रहता है, पर जब वो बड़ा हो जाता है एंड वो अपने विंग्स जो है वो फर्स्ट टाइम फैलाता है जस्ट टू, तो वो पहले चेक करता है कि हवा कैसी है, अपने पंख को फैला के चेक करता है हवा कैसी है, एंड फिर धीरे धीरे वो उड़ना शुरू करता है एंड फिर वो हवा में प्रॉपरली उड़ने लगता है। ठीक है, ऐसे ही जो इनके स्टूडेंट्स हैं, अब उनकी नॉलेज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एंड अब वो अपनी नॉलेज को टेस्ट करने जा रहे हैं, अपनी नॉलेज को जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, सो अब क्या हो रहा है कि अब एज एन अडल्ट वो अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं। सो बर्ड की तरह वो भी अपने विंग्स फैला रहे हैं, एंड जैसे एक बर्ड जो है वो हवा को टेस्ट करता है, वैसे ही जो स्टूडेंट्स हैं, इनके स्टूडेंट्स थे, वो जो है प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें चेक कर रहे हैं। एंड इसके बाद क्या होगा, वो अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको काफी अच्छे से जिएंगे एंड वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। एंड जितने भी सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, जितनी भी फ्रेशनिंग, जितनी भी उनके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, जो भी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वो हर चीज उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक पॉजिटिव वे में उनकी लाइफ में आ रही है, एंड दे आर एक्सेलिंग इन देयर लाइफ। एंड ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें एक अर्ली नॉलेज मिल चुकी है, समय से पहले, मतलब उन्हें जो है जो सही समय था उसमें नॉलेज मिल चुकी है। एंड अननंबर्ड काइंड, मतलब सिर्फ एक ही तरीके की नॉलेज नहीं मिली, बहुत अलग अलग तरीके की उनको नॉलेज, जो नॉलेज उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चाहिए थी, अलग अलग नॉलेजेस जो उनको चाहिए थी लाइफ में आगे बढ़ने की, वो हेनरी ने एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दी। ओके, इस स्टैंजा में उन्होंने इतना ही बोला है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पे। ऑफ न्यू परसेप्शन सेट देयर इन्फ्लुएंस and how you worship truth's omnipotence. What joyousness reigns upon me when I see fame in the mirror of futurity. Mirror of futurity, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि जब मेरे स्टूडेंट्स जो है वो फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाएंगे। कुछ लोगों को देख के ही पता चल जाता है, कुछ स्टूडेंट्स को देख के ही एहसास हो जाता है टीचर्स को कि ये अपनी लाइफ में जरूर कुछ करेगा। तो वैसे ही हेनरी ने अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर दिया, इतने अच्छे तरीके से नॉलेज दे दी है कि अब वो श्योर हो गए हैं कि मेरे बच्चे जो है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो आगे चल के इन फ्यूचर बहुत सक्सेसफुल होंगे एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ इट। ठीक है, अब क्या हुआ है इस स्टैंजा में, उनको जो नया परसेप्शन है, जो हेनरी की वजह से एज अ टीचर उनकी जो उन्होंने गाइडेंस अपने स्टूडेंट्स को दी है, उनकी वजह से स्टूडेंट्स को एक नया नॉलेज मिल गया है। ठीक है, एंड दे आर वर्शिपिंग द ट्रूथ्स ओमनीपोटेंस, यानी कि जो सच जो होता है वो हर जगह होता है। ओमनीपोटेंस का मतलब होता है कि वो सर्वज्ञ है, हर जगह प्रस्तुत है। तो ट्रुथ हर जगह है, एंड स्टूडेंट्स को उन्होंने सिखा दिया है कि आपको सच की पूजा करनी है। एंड इस स्टैंजा में पर्टिकुलरली वो जो है मूर्ति पूजन का खंडन कर रहे हैं। ठीक है, कि आप किसी आइडल को वर्शिप करने की जगह आप जो एक्चुअल ट्रुथ है, जो सत्य है, आप उसकी पूजा करिए, एंड वही आपको आपकी लाइफ में जो है वो आगे ले जाएगा। सो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज की जो ट्रू पावर होती है उससे इंट्रोड्यूस करा दिया है, उसका यूज उन्होंने सिखा दिया है। एंड अब ये बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से पढ़ा दिया है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से चीजें सिखा दी हैं कि वो अपनी लाइफ में श्योर हो गया हूँ मैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। एंड अब जब मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ या उनका नियर फ्यूचर देखता हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि फ्यूचर में उनका सक्सेस होना जो है उनका फिक्स है। वीविंग द चैपल्स यू हैव येट टू गेन एंड देन आई फील आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन। सो अब हम पहले तो वो कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में जो है मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से चीजें समझा दी हैं। ठीक है, एंड अब वो कह रहे हैं कि चैपलेट होता है, जो माला होती है, विजय माला। यहाँ पे विजय माला से मतलब है, वैसे तो जो पूजा करने के लिए हम लोग अगर रुद्राक्ष की माला ले लेते हैं या किसी और चीज की माला ले लेते हैं जिसे हम पूजा करते हैं, वो उसको हम लोग चैपलेट कहते हैं। बट यहाँ पे वो विजय माला की बात कर रहे हैं कि जब मेरे स्टूडेंट्स जो है वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड अभी जो है वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी जो मतलब सक्सेस की जो माला होने वाली है, जो ग्रलैंड होने वाला है उनका, वो उसको वीव कर रहे हैं, यानी कि दे आर वर्किंग हार्ड ऑन देयर सक्सेस। वो अपनी लाइफ के लिए, अपने सक्सेस के लिए बहुत काम कर रहे हैं। एंड वो जो अपनी विजय माला है उसको अभी वीव कर रहे हैं। एंड एक टाइम आएगा जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी,
वो अपनी विजय माला पहन लेंगे, यानी कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड जब वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे तब हेनरी कैसा फील करेंगे? तब हेनरी को लगेगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में उनकी जो लाइफ है वो वेन में नहीं गई है, यानी कि उनकी लाइफ व्यर्थ नहीं थी। उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से यूज किया है, बहुत एक अच्छे यूज में उनकी लाइफ गई है। इसी स्टैंजा के साथ हमारी जो पोएम थी वो कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम पे। हम चलते हैं हेनरी जी की सेकेंड पोएम पे, जो कि है द हार्प ऑफ इंडिया। पोएम स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें हैं जो आप देख लीजिए। द हार्प ऑफ इंडिया जो है ये इंडियन पोएट्री को, या आप कह सकते हैं एज अ सोसाइटी, एज अ सिविलाइजेशन, इंडिया जो है वो किस तरीके से ब्रिटिश के आने के बाद एक डाउनफॉल हो गया था, स्पेशली इंडियन लिटरेचर का जो डाउनफॉल हो गया था, ठीक है, उस पे फोकस कर रहे हैं। एंड ये उसी को कह रहे हैं कि उस टाइम पे देयर वाज अ टाइम जब इंडियन पोएट्री जो थी वो बहुत अच्छी थी, एक हार्प की तरह, एक हार्प जैसे एक नया होता है, ठीक है, वैसी थी। एंड अभी वो पूरी तरीके से खराब हुई है, ठीक है। सो हार्प जो है वो इंडियन पोएट्री को, इंडियन लिटरेचर को, या इंडियन सिविलाइजेशन को, या इंडियन सोसाइटी को आफ्टर ब्रिटिश कोलोनाइजेशन, ओके, इससे कंपेयर कर रहे हैं। इसी को उन्होंने पूरा थीम अपनी पोएम में लिया है एंड उसी को ये फोकस करके बात कर रहे हैं। हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। Why hangest thou lonely on your withered bough? Unstring forever must thou there remain. The music once was sweet, who hears it now? Why doth the breeze sigh over thee? Silence hath bound thee with her fatal chain. Neglected, mute, and desolate art thou, like ruined monuments of desert plains. Ruined monuments of desert plains भी ये कंपैरिजन जो हो रहा है वो इंडियन लिटरेचर, इंडियन पोएट्री या इंडियन जो सिविलाइजेशन है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के बाद, उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो स्टैंजा पे चलते हैं। स्टैंजा में मैंने आपको पहले बता दिया कि ये इंडियन लिटरेचर जो है, इंडियन पोएट्री जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि जैसे इंडियन पोएट्री की अभी जो हालत है वो ऐसी हो गई है कि कोई एक हार्प है जो काफी समय से ऐसे ही पड़ा हुआ है, अकेला कहीं पे रखा हुआ है, एंड उसकी हालत ऐसी हो गई है कि उस पर धूल भी लगी हुई है, वो पूरी तरीके से गंदा भी है, एंड उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। अगर हार्प की बात करें तो आप लोगों ने कार्टून्स में या कहीं पे देखा होगा, कुछ ऐसा करके डिवाइस होता है एंड उस पे यहाँ पे स्ट्रिंग्स होती है, यहाँ पे आदमी खड़ा होके जो है वो उसे प्ले करता है, उसे बजाता है। तो हार्प जो है वो अनस्ट्रिंग हो चुका है, पूरी तरीके से टूट चुका है। एंड इस टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के बाद इंग्लिश लिटरेचर, सॉरी, इंडियन लिटरेचर या इंडियन पोएट्री की भी हालत ऐसी ही हो गई थी कि पोएम्स कोई अच्छी आ ही नहीं रही थी, कोई लिख ही नहीं पा रहा था ब्रिटिशर्स की वजह से, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं ये? द म्यूजिक दैट वाज वंस स्वीट, हु हियर्स इट नाउ? तो जो म्यूजिक पहले, यानी कि कॉलोनाइजेशन के, ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो बहुत ही स्वीट था, बहुत ही अच्छी पोएम्स लिखी जाती थी, बहुत अच्छा लिटरेचर था, ठीक है, बहुत इनरिच्ड लिटरेचर जो था वो अब पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अब उसे कोई सुन नहीं रहा। पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले के टाइम पे जो लिटरेचर थी, वो जो पोएट्रीज थी, जो लिटरेचर था वो लगातार आता रहता था। लाइक हर जितने ऑथर्स हैं वो एक से बढ़ के एक ऑथर थे। एंड अभी क्या हो गया है, जैसे अगर आपके पास कोई गिटार है या कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसकी स्ट्रिंग्स ढीली पड़ जाती हैं तो वो बजता नहीं, ठीक है। वैसे ही क्या हो गया, ये जो हार्प है, हार्प वैसे तो काफी सेंसिटिव होता है कि अगर आप हल्का सा भी मूवमेंट करते हैं वो बजने लगता है। तो ये कह रहे हैं कि हार्प जो है वो पहले जो था वो हार्प हवा से भी, अगर तेज हवा चले तो उससे भी हिलता था एंड वो बजने लगता था। अभी क्या हो गया कि अगर तेज हवा भी आ जाती है, बहुत तेज हवा भी आ जाए, तो भी इस हार्प से कोई आवाज नहीं आ रही, वो हवा भी वेन में जा रही है, वो हवा भी व्यर्थ हो रही है। हवा व्यर्थ हो रही है यानी कि हार्प बिल्कुल भी नहीं बज रहा। मतलब इंडियन लिटरेचर जो है, इंडियन पोएट्री जो है वो किसी भी तरीके का अच्छा लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, ठीक है। एंड हर जगह क्या है, साइलेंस आ गया है, हर जगह आप कह सकते हो एक शांति आ गई है कि हर जगह चुप्पी है, हर कोई साइलेंट है। एंड इंडियन लिटरेचर को, इंडियन पोएट्री को ये जो सन्नाटा है, जो शांति है, ये साइलेंस है, उसने पूरी तरीके से ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की वजह से वो अब चेन्स में आ गया, बंध गया है, ठीक है। एंड अब इसकी हालत क्या हो गई, हमारी इंडियन पोएट्री की हालत कैसी हो गई है, जैसे एक कोई इमारत होती है, कोई मॉन्यूमेंट होता है,
खराब मॉन्यूमेंट, खंडहर जो होता है उसको पहले तो स्टार्टिंग में एक अच्छी बिल्डिंग रहती है, बट काफी टाइम तक उसको अगर हम नेग्लेक्टेड छोड़ दें, ऐसे ही छोड़ दें, पड़ा रहे, अलग रहे, टूटा फूटा रहे, तो क्या हो जाता है, वो एक रूइंड मॉन्यूमेंट, एक खंडहर बन जाता है। ठीक है, तो अगेन उन्होंने इंडियन लिटरेचर, इंडियन पोएट्री को जो है वो रूइंड मॉन्यूमेंट से कंपेयर किया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इस पोएम में जो है सिर्फ 2 ही स्टैंजास हैं एंड अगर टाइप की बात करें तो ये एक सोनेट है। ओ many a hands more worthy than once the harmonious chord to sweetness gave, and many a wreath for them did fame intertwine, of flowers still blooming on the minstrel's grave. Those hands are cold, but if they note divine, maybe by mortal weakened once again. Harp of my country, let's strike the string. इस स्टैंजा में क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इस स्टैंजा की जो स्टार्टिंग हो रही है वो भी अभी भी सैड टोन में ही है। इससे पहले वाला भी सैड ही टोन में था कि ब्रिटिशर्स ने सब खराब कर दिया है, इंडियन लिटरेचर जो है वो पूरी तरीके से बोल नहीं पा रहा, कोई अच्छी चीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। ठीक है, जो इनरिचमेंट पहले थी ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से पहले, वो अब नहीं है। एंड इस स्टैंजा में भी वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे लेखक जो है वो ऐसे आए जो मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे थे। ठीक है, एंड उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पोएट्रीज लिखी थी, लिटरेचर को बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा था, इनरिच्ड था हमारा लिटरेचर, एंड हर चीज जो थी वो बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत फेमस थी चीजें, एंड बहुत ही प्रॉपर तरीके से थी बिफोर कॉलोनाइजेशन। पर अब क्या हो गया है कि अब जो ऑथर्स हैं, जो पोएट्स हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो चुकी है, और उनकी डेथ को भी बहुत टाइम हो चुका है। इतना टाइम हो चुका है कि उनकी ग्रेव्स पे जो है अब फ्लावर्स ब्लूम होने लगे, उनकी जो कब्र है उस पर भी फूल उगने लगे। ठीक है, एंड उनके जो हाथ हैं पूरी तरीके से ठंडे पड़ चुके हैं क्योंकि वो मर चुके। एंड अब क्या हो गया है कि अब इस स्टैंजा से, यानी कि ये थर्ड लाइन के मिडिल से, यहाँ से एक थोड़ा सा जो पोएट है हमारा वो थोड़ा सा होपफुल होना स्टार्ट होता है। यहाँ तक तो वो थोड़े सैड टोन में ही बोल रहे हैं कि सब खराब हो चुका है, सबकी डेथ हो चुकी है, हमारा इंडियन पोएट्री जो है वो खराब हो चुका है, वो स्टैंडर्ड अब नहीं है, अब वो चीजें जैसे पहले थी कॉलोनाइजेशन से पहले, वो इनरिचमेंट अब नहीं है। ठीक है, बट अब वो यहाँ पे कहना शुरू कर रहे हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, कोई डिवाइन पावर की वजह से, कोई डिवाइन नोट्स आ जाए जिसकी वजह से एक ऐसा मॉडल आए, एक ऐसे इंसान की बर्थ हो किसी डिवाइन पावर की वजह से, जो कि मेरी जो कंट्री का हार्प है, यानी कि हमारा जो इंडियन लिटरेचर है, हमारी जो पोएट्री है, उसको फिर से वो पहले जैसा कर दे, वो फिर से जो इंडियन लिटरेचर की जो हाइट थी, उसकी जो स्टैंडर्ड था उसका, वो फिर से उस पर ले आए। 2 ही स्टैंजाज हैं इस पोएम में, एंड इसके साथ हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 तो हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट आता है, कोई सजेशन आता है, या कुछ एक्स्ट्रा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं, आगे के जो एक्सप्लेनेशन हैं, उससे उनको देखने के लिए, उनसे बने रहने के लिए, उनके नोटिफिकेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जिस बुक को मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, अगर आपको ये बुक परचेज करनी है, सो इसे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, ठाकुर पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से या फिर अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।